and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. So last class we are already done with the C3 cycle. Okay, डार्क रिएक्शन का C3 साइकिल हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. अगर उसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट पे पूछ लो. ठीक. So today in this class we are going to discuss about the another cycle, that is the C4 cycle or हैच एंड स्लैक साइकिल. अब देखते हैं कि C4 साइकिल और ये जो हैच एंड स्लैक पाथवे भी इसे बोलते हैं, ये कैसे होता है, इनके बीच प्रोसेस क्या क्या रहते हैं, कौन से एंजाइम प्रेजेंट है एंड इसका नाम C4 क्यों है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे ये वीडियो पे नए हो और ये चैनल पे नए हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो स्नेप्स बायोलॉजी चैनल को. And don't forget to press the bell icon so that you will get our all notification from each and every video lecture. तो हम जब C3 साइकिल पढ़ रहे थे, एक एंजाइम था, याद करो तो अच्छे से, एक एंजाइम था रूबिस्को, था या नहीं? ये एक एंजाइम था ना, वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे. तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है, दिस इज अ एंजाइम, ओके, एंड इट हैज अ डुअल प्रॉपर्टी. डुअल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? ये दो काम कर सकता है. देखो बच्चों कितना टैलेंटेड है ये जो रूबिस्को एंजाइम है. इट हैज अ डुअल प्रॉपर्टी. दैट मीन्स व्हाट? ये किसके ऊपर काम कर रहा था? सबस्ट्रेट कौन था? आरयूबीपी था या नहीं? राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, दैट इज योर आरयूबीपी. तो देखो ये दो काम कैसे करता है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल आरयूबीपी को CO2 के साथ अटैच करेगा, जो कि हम लोग C3 साइकिल में पढ़ रहे थे. उसके साथ साथ ये आरयूबीपी को O2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है. यही है बात. CO2 को आरयूबीपी के साथ कंबाइन कर सकता है, O2 को आरयूबीपी के साथ कंबाइन कर सकता है. ये जस्ट हम लोग थोड़ा सा इंट्रो ले रहे हैं C4 साइकिल का, इसे समझ लो, देन C4 साइकिल का पाथवे डिस्कशन करेंगे. तो अगर आरयूबीपी CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या आता है? 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, था या नहीं? इसलिए उसे बोलते हैं C3 साइकिल. यहां पे देखो, अगर आरयूबीपी O2 के साथ कंबाइन करता है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? फॉस्फो ग्लाइकोलिक एसिड. ग्लाइकोलिक एसिड, ओके, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है. ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए C3 साइकिल होता है. ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसे C2 साइकिल बोलते हैं. ओके, एंड इसे फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. फोटो रेस्पिरेशन, समझ में आ रही है बात थोड़ा थोड़ा? जब आरयूबीपी रूबिस्को के प्रेजेंट पे O2 के साथ कंबाइन होता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड आएगा, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए नाम हो गया C2 साइकिल. एंड ये प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, ये अलग से क्लास पे हम लोग इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी. एंड ये तो पहले से पता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आएगा जब CO2 के साथ कंबाइन होता है, एंड इसे बोलते हैं C3 साइकिल. ओके, तो इतना तक बात क्लियर हो गया. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है. ये जो आरयूबीपी है, ये दोनों के साथ सेम टाइम पे कंबाइन होता है क्या? नहीं. ठीक है, इसी पॉइंट को ही ध्यान देना है. आरयूबीपी CO2 एंड O2 के साथ एक ही टाइम पे कंबाइन नहीं हो सकता. ये डिपेंड करता है ये दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर. ये दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर. प्लांट के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा, तो आरयूबीपी CO2 के साथ कंबाइन करेगा. अगर O2 ज्यादा होगा तो आरयूबीपी O2 के साथ कंबाइन करेगा. ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लांट. तो नॉर्मली प्लांट के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच हो जाता है, जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड निकालता है, जो साइकिल को हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं. एंड इसमें से हमारा ग्लूकोज या फूड मटेरियल जो भी प्रोडक्ट मिलता है हमें, यही होता है.
पर कभी कभी क्या होता है ना, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आरयूबीपी CO2 के साथ अटैच ना होके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, जिसे कि फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आप सोचो, एक बात को अच्छे से सोचो कि अगर आरयूबीपी O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे केल्विन साइकिल नहीं होगा, एंड केल्विन साइकिल नहीं हो रहा है मीन्स व्हाट, हमें फूड मटेरियल या हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये हो गई बड़ी दिक्कत की बात। अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, केल्विन साइकिल नहीं होगा, तो प्लांट फूड मटेरियल कैसे निकालेगा। तो ये बात को लेके प्लांट जितने थे वो काफी गहरे सोच में आ गए कि भाई अब क्या होगा, ये तो हमें केल्विन साइकिल करने नहीं देता, ये जो O2 है ये बड़ा बदमाश है, ये तो राक्षस है भाई हमारा, ये राक्षस है, हमें ये करने नहीं दे रहा है। बहुत परेशानियों से गुजरने के बाद प्लांट पे आया C4 साइकिल। ठीक है, प्लांट पे क्या आया, C4 साइकिल। तो देखो C4 साइकिल कैसे आया। ठीक है, फर्स्टली तो C3 साइकिल चल रहा था, बट जब आरयूबीपी O2 के साथ कंबाइन करने लगा तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हुआ, एंड देन आफ्टर हमें एक नया नाम मिला जो कि है C4 साइकिल। अब देखते हैं कि C4 साइकिल कैसे होता है एंड क्या क्या होता है उसके अंदर। सो अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलेंगे। 2 ऑस्ट्रेलियन बोटानिस्ट, ओके, MD हैच एंड CR स्लैक, ये दोनों ने क्या किए थे, these 2 Australian botanists in 1967 discovered the C4 cycle, and which acts as an alternative pathway for what, for CO2 fixation। ओके, समझ में आ रहा है बात। 2 Australian botanists named as MD Hatch and CR Slack in 1967 discovered the C4 cycle as alternative pathway for the CO2 fixation in photosynthesis process। ओके, अब देखो सिंपल सी बात, क्योंकि MD Hatch and CR Slack ने प्रपोज किए थे, तो साइकिल का नाम हो गया हैच एंड स्लैक पाथवे, और हम इसे बोल सकते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। एंड C4 साइकिल क्यों बोलते हैं, जस्ट अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि C4 साइकिल क्यों बोलते हैं इसे। एंड ये जो C4 साइकिल होता है ना, ये बेसिकली जिन प्लांट में होता है उनको बोलते हैं C4 प्लांट्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल पे आपका आता है सुगर केन, सोरगम, ये सारे एग्जाम्पल पे आएंगे, तो वो सारे को बोलते हैं C4 प्लांट्स। ये भी लिख लो, C4 प्लांट्स। एंड C4 प्लांट्स C3 वाले प्लांट से कैसे डिफरेंट होते हैं, देखो C4 प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं क्रैंस एनाटोमी। यही है इसकी मेन चीज, क्रैंस एनाटोमी। C4 प्लांट के लीफ में कुछ अलग से स्ट्रक्चर रहते हैं जिसे कि बोलते हैं क्रैंस एनाटोमी। एंड ये कैसे होता है ये जस्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग C4 साइकिल के पाथवे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्रैंस एनाटोमी। चलो अभी C4 साइकिल की पाथवे देख लेते हैं कैसे होता है। C3 सबको याद है, तो C3 याद होगा तो C4 अपने आप ही हो जाएगा। देखो उसी तरह से, तो C4 साइकिल के लिए देखो 2 बॉक्स में यहाँ पे बनाऊंगी। ये हो गई फर्स्ट बॉक्स, ये हो गई सेकंड बॉक्स। ठीक है, 2 बॉक्स बना लेने हैं। फर्स्ट बॉक्स को नाम देंगे मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। सेकंड को देंगे बंडल शीथ सेल। ओके, इसे BSC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पे। वहां पे क्या होता था, CO2 फिक्सेशन होता था, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, सेम चीज यहाँ पे भी होगा। तो ये देखो, ये हो गई आपकी एपिडर्मल सेल। अब एपिडर्मल सेल पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। तो
एटमोस्फियर से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारा C3 साइकिल पे होता था लाइक दैट। ये था एटमोस्फियर से स्टोमाटा के थ्रू, दिस आर स्टोमाटा, ओके, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में एंट्री किया। अब देखो क्या होता है, मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करने के बाद देन CO2 कंबाइंस विथ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ठीक है, फुल फॉर्म लिख रही हूं देखो, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, एंड फॉस्फोइनोल पाइरूवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन इज देयर, ओके, यहाँ पे 3 कार्बन, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कितने कार्बन का होगा, 3 + 1 = 4, तो एक 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, इतना पता चल गया। अब उसी 4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है OAA। हो गई बात कंप्लीट। PEP इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड पे 1 कार्बन है, 3 + 1 = 4, तो बन गया 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। एंड ये रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करता है, PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, जो ग्रीन पे लिखा है वो एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू, किस पे कन्वर्ट होगा ये, मैलिक एसिड और कभी कभी एस्पार्टिक एसिड, ओके, एस्पार्टिक एसिड। तो ये कितने कार्बन का होगा, उसी 4 कार्बन की, जस्ट ये कन्वर्ट हुआ है, कार्बन में कोई चेंजेस नहीं है। एंड यहाँ पे NADPH जो था वो NADP पे कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। देन क्या होगा, देखो इतना काम हो गया मेसोफिल सेल पे, अभी तक हम लोग मेसोफिल सेल की काम की बात कर रहे थे। अब क्या होगा, मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल को एस्पार्टिक एसिड और मालिक एसिड जो भी बोलो वो ट्रांसपोर्ट होंगे। अब देखो एडजेसेंट सेल पे किसकी थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसे याद है, प्लाज्मोडेस्माटा है या नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा अगर नहीं पता तो प्लाज्मोडेस्माटा पे एक इंडिविजुअल क्लास से जाके चैनल पे देख लो। प्लाज्मोडेस्माटा से एस्पार्टिक एसिड या मालिक एसिड जो भी बोलो वो कहां पे आ गए, बंडल शीथ सेल पे मैलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे ओके। अब देखो क्या होगा, मालिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन होगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा था, तो इसे बोलते थे कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। सो मालिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो ये क्या फॉर्म करेगा, पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट, ठीक है। तो देखो 4 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन चला गया बाहर, चला गया, कितने बच गए, 3 कार्बन, कितना इजी है। देन फिर से ये जो पाइरुवेट हुआ है, यहाँ पे और एक प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे और एक प्लाज्मोडेस्माटा, तो पाइरुवेट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू फिर से चला गया मेसोफिल सेल पे, ठीक है। देन पाइरुवेट क्या होगा, रीजेनरेट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को। एंड रीजेनरेशन प्रोसेस पे क्या चाहिए होता है, एटीपी होता है या नहीं, तो यहाँ पे एक एटीपी लग जाएगा, निकल जाएगा एडीपी, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज बंडल शीथ सेल पे यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा आरयूबीपी के साथ, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। एंड फिर से यही चलेगा, तो ये साइकिल को क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। अब देखो और एक बार बता रही हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। C4 पाथवे जो होता है वहां पे 2 जगह काम होते हैं,
एक हो गया आपका मेसोफिल सेल, दूसरा हो गया बंडल शीथ सेल। तो मेसोफिल सेल पे फर्स्ट CO2 आएगा, ये कंबाइन होगा PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से, जो कि प्रोड्यूस करेगा ऑक्सालो एसिटिक एसिड, जो कि क्या है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए नाम हो गया C4 साइकिल। वहां पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड था, इसलिए C3 साइकिल। यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए C4 साइकिल। देन oxaloacetic acid is get converted into malic acid or aspartic acid. Then these are transported through plasmodesmata into the bundle sheath cell. अब बंडल शीथ के अंदर क्या होगा, बंडल शीथ सेल के अंदर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा। तो CO2 यहाँ पे निकल रहा है। अब ये जो CO2 यहाँ पे निकल रहा है ये यूटिलाइज हो जाएगा आपका कैल्विन साइकिल पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे CO2 किसके साथ कंबाइन होगा, RUBP के साथ। एंड RUBP फर्स्ट प्रोडक्ट देगा, जैसे कैल्विन साइकिल हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे ना, बिल्कुल वही साइकिल है, ओके। एंड यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा सुगर और ग्लूकोज, जो भी बोलो। एंड देन बाकी ये तो CO2 हमारा काम पे आ गया कैल्विन साइकिल पे, बाकी जो बच गया पाइरुवेट, ये फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेसोफिल सेल पे। एंड देन द पाइरुवेट गेट रीजेनरेटेड टू PEP एंड यहाँ पे 1 ATP चाहिए होता है, ठीक। समझ में आया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एक्चुअल पे हमारा जो शुगर है या जो भी फूड मटेरियल है, ग्लूकोज जो भी है, वो C3 साइकिल दैट इज योर कैल्विन साइकिल से निकल रहा है, नॉट कि C4 साइकिल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर C4 साइकिल। एक बार और देख लो वीडियो को। देन भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट पे जाओ, कमेंट करके लिखो कि मैम ये वाला समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं क्लास लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे क्रैन्स एनाटोमी एंड C4 साइकिल प्लांट का स्पेशल फीचर क्या क्या रहता है। तो जाने से पहले अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।